तो मूवी की शुरुआत होती है एक घनी रात से, जहाँ एक लड़की नंगे पैर मैदा पर नहीं बल्कि असली बर्फ पर ऐसे भाग रही थी जैसे वो किसी से बचकर भाग रही हो। लेकिन तभी वो यहाँ गिर पड़ी, जहाँ उसके गिरते ही द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं विंड रिवर। तो अब अगले दिन यहाँ का खूबसूरत माहौल दिखाया गया, जहाँ कोरी नाम का शिकारी जंगली जानवरों का शिकार कर रहा था। असल में कोरी फिश एंड वाइल्ड लाइफ सेंटर में शिकारी का काम करता था, जिसकी वजह से उसे यहाँ इस एरिया की अच्छी नॉलेज हो गई। पर तभी यहाँ हारते टाइम उसे जानवरों के कुछ फुटप्रिंट दिखे, जिनका पीछा करते करते वो इंसानों के फुटप्रिंट के पास आया, जिसका पीछा करने पर उसे कुछ खून के धब्बे और आगे जाकर उस रात वाली लड़की की लाश मिली, जो कि यहाँ नंगे पैर भाग रही थी। तब उसे देखकर कोरी को याद आया कि ये तो उसके दोस्त मार्टिन की बेटी नेटली है, जिसे देखते ही उसने यहाँ पुलिस को बुला लिया। तब थोड़ी देर बाद शेरिफ बेन आया, जो बोला कि हम FBI की एब्सेंस में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। जिससे बीच यहाँ एक काफी तगड़ा तूफान भी आ गया, जिससे ऑफ कोर्स बहुत सारे सबूत मिट जाएंगे। तभी इतने में यहाँ FBI ऑफिसर जेन आई, जो बोली कि मुझे उस लड़की की बॉडी तक लेकर चलो। लेकिन इसे देखते ही कोरी बोला कि कुछ पहन तो लो मैडम, ऐसे तो वहां तक जाते जाते हमें 2 बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ जाएगी। तब ये कहकर उसने अपने सास ससुर के थ्रू जेन को एक सूट दिलवा दिया, जो कि कोरी की मरी हुई बेटी एमिली का था। इसलिए जेन को सूट में देखकर वो काफी हैरान भी हुआ। खैर, तो अब ये यहाँ से नेटली की बॉडी के पास पहुंचे, जिसे देखते ही जेन ने घोषित कर दिया कि ये तो मर्डर केस है। तब कोरी ने बताया कि यहाँ किसी और के फुटप्रिंट नहीं थे, तो मर्डर केस होना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि वो किसी से डरते हुए यहाँ भाग कर आई, जहाँ ठंड में उसने अपना दम तोड़ दिया। तब ये सुनकर जेन भी सेटिस्फाई हुई, लेकिन फिर भी उसने बॉडी को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया। जिस बीच उसने कोरी को अपने साथ ही इन्वेस्टिगेशन पर रखा, क्योंकि उसको यहाँ के एरिया की अच्छी नॉलेज थी। अब शाम को कोरी के बेटे ने उससे पूछा कि क्या नेटली दीदी भी एमिली की तरह मारी गई, जिस पर कोरी बोला कि हाँ बेटा, इन वादियों के ठंड में उन दोनों के लगा दिए। असल में कोरी डिवोर्सी आदमी था, जो कि कभी कभी अपने बेटे से मिल लेता। खैर, तो अगली सुबह फॉरेंसिक रिपोर्ट में हमें पता चला कि नेटली के मरने से पहले उसका काफी बार रेप हुआ था। साथ ही उसके मरने की वजह रेप या उसके साथ हुआ फिजिकल टॉर्चर नहीं, बल्कि ये वादियों की ठंड थी, जिसकी वजह से ये मर्डर केस तो नहीं बनने वाला। तब ये सुनते ही जेन भड़क उठी, क्योंकि वो जानती थी कि बिना मर्डर केस के वो यहाँ FBI इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकती। उल्टा अब उसे यहाँ की लोकल पुलिस के साथ मिलकर ये केस सॉल्व करना होगा। इसलिए अब वो शेरिफ के साथ नेटली के घर पर आई, जहाँ उसका बाप मार्टिन अपनी बेटी के मरने पर काफी गुस्सा था। इसलिए उसे जेन के सारे क्वेश्चन एकदम बकवास लगने लगे कि मैडम ये सब क्या पूछ रही हो, सीधा मेरा नंबर ले लो ना। खैर, तभी यहाँ कोरी आया, जिसे देखते ही मार्टिन उसके गले लगकर रोने लगा, क्योंकि वो जेन के गले नहीं लग पाया था। खैर, तो अब ये बैठकर अपना दुख रोने लगे, क्योंकि इन दोनों ने ही अपनी अपनी जवान बेटी खोई थी। इसलिए तब मार्टिन यहाँ बैठकर रोने लगा कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी बीवी नेटली के मरने की खबर से पागल हो चुकी है, और एक मेरा बेटा चिप ड्रग के नशे में इतना बावला है कि उसे अपनी फैमिली की कोई फिक्र ही नहीं। तो बताओ मैं किसके लिए जिंदा रहूं? जेन? जेन? अबे साले, कोरी हूं मैं। खैर, तो मार्टिन की बातों से इन्हें लगा कि नेटली के मर्डर केस के बारे में उसके भाई चिप को कुछ पता हो सकता है। इसलिए जेन, शेरिफ और कोरी तीनों एक आइसोलेटेड सी जगह पर आ गए, जहाँ कोरी रोड पर नजर रखने लगा और शेरिफ जेन के साथ नेटली के भाई चिप के पास आया, जहाँ एक नशे में भंड लड़के ने गेट खोलते ही कह दिया
कि मन्ने नी बेरा लाडले आपने ओरे नसे ऊ ऊ। और ये कहकर उसने ऊ ऊ भी कर दिया। जिस बीच उस घर से दो और लड़के पीछे के गेट से भागने लगे। तब कोरी ने फावड़ा लेकर अपनी मजदूरों वाले हाथों का कमाल दिखाया। जिस बीच जेन ऑलमोस्ट अंधी हालत में उस घर में घुस गई, जहां उस पर एक लड़के ने फायरिंग करी तो जेन ने उस पर उल्टा इतनी फायरिंग करी कि उस बेचारे की आलू पूड़ी ही बट गई। तब इन बच्चों कुचों को बंदी बनाकर इन्होंने चिप को बताया कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। जो सुनते ही चिप काफी रोने लगा। तो तभी कोरी ने नोटिस किया कि यहाँ बर्फ में कुछ प्रिंट उस तरफ जा रहे हैं जिधर नेटली की बॉडी मिली थी। इसलिए तब ये दोनों उस प्रिंट का पीछा करते हुए जब ऊपर आए तो देखा कि यहाँ एक और डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिससे सारे वल्चर अपना नाश्ता वगैरह कर रहे थे। यानी कि उस बॉडी का आधा हिस्सा गायब था, जिसकी वजह से ये पता करना मुश्किल है कि ये बॉडी किसकी होगी। खैर, तो अब रात को कोरी ने चिप से थोड़ी पूछताछ करी तो पता चला कि नेटली अपनी उम्र से बड़े एक लड़के मैट को डेट कर रही थी, जो कि पास ही के एरिया का सिक्योरिटी गार्ड है। तब ये इन्फॉर्मेशन लेकर कोरी जेन के पास आया, जहाँ जेन ने उसे उल्टा ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो आधी बॉडी जो हमें मिली वो किसी सिक्योरिटी गार्ड की है। जो सुनते ही कोरी का दिमाग हिला, तो इसलिए वो जेन को अपने घर पर ले आया, जहाँ उसने बातों बातों में अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि एमिली और नेटली बेस्ट फ्रेंड थे। जहाँ एक बार कोरी और उसकी बीवी जब डिनर करने शहर से बाहर गए तो तब एमिली ने घर पर पार्टी रखी, जहाँ काफी अननोन लोग भी आ गए। तो अगले दिन नेटली ने इन्हें बताया कि एमिली नहीं मिल रही, जिसके कुछ दिन बाद एक शेरिफ से इन्हें पता चला कि इनके घर से 30 किलोमीटर दूर इन्हें एमिली की लाश मिली है, जो जानवरों ने खा ली थी। जिसके बाद यहाँ जवान लड़कियों का मरना काफी आम बात सी हो गई। इसलिए हो सकता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड नेटली का बॉयफ्रेंड ही हो, जिसका इस पूरे केस में तगड़ा कनेक्शन है। तब अगले दिन कोरी, जेन, शेरिफ और कुछ पुलिस ऑफिसर्स उन सिक्योरिटी गार्ड्स के एरिया की तरफ निकल गए, जहाँ कोरी ने काफी ऊंची हाइट से इन सबको कवर कर लिया। तब जेन ने इन सिक्योरिटी गार्ड से मेट के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मेट तो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई करके यहाँ से गया था, जिसके बाद वो वापस नहीं आया। पर तभी जेन ने इनके चेहरे पर कुछ निशान देखे, जिससे उसे कुछ डाउट हुआ। तो इन लोगों ने ये कहा कि हम लोग बिना हेलमेट के काम करते हैं, तो इसलिए ये निशान पड़ गए। लेकिन सबके फेस पर एक साथ निशान, ये थोड़ी अजीब बात है। खैर, तो अब जेन किसी सिक्योरिटी गार्ड का रूम चेक करने आगे बढ़ी तो तभी एक गार्ड ने कहा कि उसे नेटली की मौत का अफसोस है, जो कि काफी अजीब बात थी, क्योंकि ये न्यूज कहीं भी वायरल नहीं हुई। तो इन्हें कैसे पता चला कि कोई लड़की मर गई है जिसका नाम नेटली है। जिस पर इन लोगों ने ये कह दिया कि हमने तो रेडियो पे सुना था। जो आंसर एकदम टेंशन भरा था, तो इसलिए यहाँ टेंशन का माहौल बनते ही सबने एक दूसरे पर गन पॉइंट कर दी। तब जेन ने इन सबको शांत किया, मतलब ऑर्डर दिया, और फिर ये मेट के ट्रेलर रूम में जाने लगे, जो कि अंदर से लॉक था। तो बिना सीआईडी के दया के ही जेन ने गेट को नॉक करना शुरू कर दिया, जिसके नॉक होते ही कहानी 2 दिन पीछे आई, जहाँ मेट जब नहा रहा था तो तभी यहाँ नेटली आ गई, जिसको देखकर वो काफी खुश हुआ, क्योंकि अभी सारे गार्ड्स को वापस आने में काफी टाइम है, तो इसलिए ये आराम से अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते थे। जो करके ये आपस में बात करने लगे, तो तभी यहाँ बाकी के गार्ड्स टाइम से पहले ही पहुंच गए, जो कि नशे में भंड होकर इधर उधर की चकबोदी करने लगे। तभी इनमें से सबसे ज्यादा भंड गार्ड ये पीट नेटली को भयंकर वाली ड्रेस में देखकर थोड़ा टर्न ऑन हुआ, तो मेट ने उसे धक्का देकर अच्छे से टर्न ऑफ कर दिया कि यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इन लोगों ने तो उल्टा मेट को ही कोने में ले लिया, जिस बीच नेटली इनका बचाव कराती कि तभी इन्होंने उसे बेहोश करके वापस मेट की पिटाई शुरू कर दी। अब कुछ देर बाद जब नेटली को होश आया
तो पीट उसकी पीठ पर लगा हुआ था। जिस बीच मेट को होश आते ही वो ये सब रोकने लगा, तो मौका मिलते ही नेटली अपने कपड़े ठीक करके यहाँ से भाग निकली। जिस बीच इन गार्ड्स ने मेट को इतना मारा कि वो बेचारा मर ही गया। अब बहुत हो गई फ्लैशबैक के मजे ही मजे, इसलिए वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ जेन के नॉक करने पर जब किसी ने गेट नहीं खोला तो इन गार्ड्स ने बताया कि शायद अंदर हमारा साथी पीट सो रहा होगा। जिस बीच कोरी ने नोटिस किया कि इस जगह के पास एक गुफा भी है जहाँ लाइन के बच्चे रहते हैं, तो हो सकता है इन लोगों ने मेट की बॉडी उस गुफा में डाली हो, जहाँ बच्चों ने बॉडी को आधा खाकर आधी बाहर फेंक दी। इसलिए अब वो ये सारी बात जेन तक पहुंचाने लगा, लेकिन इस बीच इनका नेटवर्क काफी स्लो था। तभी अचानक से पीट ने अंदर से ही जेन पर गोली चलाई, जिसकी वजह से ये सभी एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। जिस बीच जेन ने एक गार्ड को मार दिया, लेकिन तभी पीट ने ट्रेलर रूम से एक ऑटोमेटिक गन का इस्तेमाल करके बाहर खड़े शेरिफ्स का भुर्ता बना दिया। जिस बीच एक गार्ड ने इन शेरिफ को पूरी तरह मारने लगा, जिसमें जब जेन की बारी आई तो तभी कोरी ने उस गार्ड की छाती में एक होल कर दिया, जो देखकर जेन भी ट्रेलर के नीचे छिप गई। तो तभी कोरी ने दूर से ही इन सब गार्ड्स के दिल में छेद करना शुरू कर दिया, जो देखकर पीट की हालत पतली होने लगी तो पीछे के रास्ते भागने लगा। तभी यहाँ कोरी जेन का इलाज करने आया, जहाँ वो जेन का घाव देखने लगा, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से काफी हद तक बच गया था। तब जेन उसे पीट का पीछा करने के लिए कहने लगी, जो सुनकर कोरी ने उसे बता दिया कि मैं पीट को जिंदा वापस नहीं लाऊंगा, जो बात जेन भी समझ गई। यहाँ पीट अपनी लुप लुप हालत में इधर उधर भाग रहा था, तो तभी कोरी ने उस पर हमला करके उसे यहीं बेहोश कर दिया। जिसके कुछ देर बाद जब पीट की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने ट्रेलर से काफी दूर एक बर्फीले पहाड़ पर है, जहाँ कोरी ने उसके जूते वगैरह सब उतार दिए थे। तब कोरी ने उससे कहा कि अगर तुम मुझे सच बताओ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जो सुनकर पीट ने उसे नेटली के साथ रेप और मैट को मारने का सारा कांड बता दिया। जो सुनते ही कोरी ने पीट को जाने की परमिशन दे दी, लेकिन वो नंगे पैर ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। साथ ही वो नेटली की तरह खून की उल्टी करने लगा, जिसकी वजह से वो भी यहाँ नेटली की तरह तड़प तड़प कर मर गया। तब कोरी जेन से मिलने पहुंचा, जहाँ जेन की हालत काफी सुधर चुकी थी। जिसके बाद वो मार्टिन से भी मिला, जो कि यहाँ टूटन फूटन बना हुआ था। तब वो बोला कि अच्छा हुआ तुम एक अच्छी खबर ले आए, वरना मैं अपना अलग ही अंदाज में आज मरने वाला था। जो कहकर यहाँ एक नोट आया दोस्तों कि रियलिटी में नेटिव अमेरिकन वुमेन्स के गायब होने का कोई रिकॉर्ड तक नहीं रखा जाता, जिसका मतलब जो आपने अभी मूवी में देखा वो रियलिटी में भी होता है, जहाँ कोरी नाम का कोई हीरो किसी औरत को इंसाफ या उसकी जान भी नहीं बचा पाता। खैर, तो इसी नोट पर ये मूवी यहीं एंड करते हैं दोस्तों। बाकी अब कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल पर नए हो मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।